सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रिलायंस जियो में फेसबुक 43,574 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इस निवेश के जरिए फेसबुक जियो में 9.99% हिस्सेदारी लेगा और इंडिया में किसी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई है। लेकिन पूरी खबर क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता से। यतिन, इतना बड़ा निवेश आ रहा है, क्या है इसको लेके पूरी डिटेल? देखिए, जैसे आप बता रहे थे पहले कि 44,000 करोड़ के आसपास फेसबुक करीब 10% हिस्सेदारी लेगा जियो प्लेटफॉर्म्स में। जियो प्लेटफॉर्म्स वही कंपनी है जिसके अंदर जियो का टेलीकॉम बिजनेस है, जियो पे जैसे बिजनेसेस हैं और बहुत सारे डिजिटल बिजनेसेस जो हैं वो ये कंपनी के अंदर आते हैं। अगर आप आज के ट्रांजैक्शन की बात करें तो ब्रोकरेजेस जितने भी हमने पढ़े और देखे, सभी ने एक थम्स अप दिया है ट्रांजैक्शन को और सभी उत्साह में थे, क्योंकि टारगेट जो है एवरेज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ब्रोकरेजेस का 1500 से लेके 1800 तक के हैं। शुरू करते हैं इंडिया इन्फोलाइन के साथ, जिनका मानना ये है कि करीब करीब 28,000 करोड़ जो ये 44,000 करोड़ है उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट पे फ्लो होंगे और इससे कर्ज में कमी होगी, जिसका एक सीधा फायदा रिलायंस की बैलेंस शीट और उसकी मजबूती को मिलेगा। उनका टारगेट है 1710 रुपए पर शेयर। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी ये मान रहा है कि जो इंप्लाइड वैल्यूएशन है जियो प्लेटफॉर्म का वो करीब करीब 11 टाइम है FY22 के एबिटा पे, और यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है फेसबुक के साथ वो जियो को एक मीडियम से प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाएगा और प्लेटफॉर्म में काफी सारी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा इक्यूरियस का भी यही मानना है कि जो कस्टमर्स रिलायंस जियो के हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन से फायदा पहुंचते हुए उनको भी दिखाई देगा। नोमुरा का भी टारगेट है करीब करीब 1770 रुपए माफ कीजिएगा, जो कि 44% येस्टरडे के क्लोज से ऊपर का टारगेट है। इनका मानना यह है कि जो 4 अरब डॉलर्स यानी 4 बिलियन डॉलर्स का जो इनफ्लो आने वाला है वो कहीं ना कहीं डीलेवरेजिंग को बेनिफिट करेगा और रिलायंस की बैलेंस शीट मजबूत करेगा, जियो की बैलेंस शीट मजबूत करेगा। जेफरीज और क्रेडिट स्विस का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये जियो का जो डिजिटल मोनेटाइजेशन ड्राइव है इसको मजबूती मिलेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने जो विजन दिया था कि मार्च 2021 तक डेट फ्री होना है, उसको ये मीट करने के लिए ट्रांजैक्शन बहुत ही फायदेमंद है। आगे चलते हुए सऊदी अरामको की ट्रांजैक्शन का भी ट्रिगर है, क्रेडिट स्विस का ऐसा मानना है। तो जो कंपनी के टारगेट्स हैं डेट फ्री होने के वो कहीं ना कहीं ये डील से एड्रेस भी होंगे। तो सभी जो ब्रोकरेजेस हैं वो पॉजिटिव मान रहे हैं फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म्स की डील को। शुक्रिया यतिन। जियो और फेसबुक के करार पर आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि इस साझेदारी से डिजिटल इंडिया का मिशन जो है वो पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जियो मार्ट, जियो व्हाट्सएप भारत के करीब 3 करोड़ छोटे किराना स्टोर को और मजबूती देंगे। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. फेसबुक के चेयरमैन और सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने जियो डील के लिए मुकेश अंबानी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जियो ने 4 साल से कम समय में भारत में डिजिटल क्रांति की है। उन्होंने ये भी कहा कि जियो के साथ मिलकर भारत के और ज्यादा लोगों को करेंगे कनेक्ट। Thank Mukesh Ambani and the entire Jio team for your partnership. I think we're going to be able to build a lot of great things that people find valuable in their daily lives, and importantly, that make it easier to live and easier to do business. This is an important moment for all of us, and I want to personally extend a welcome to all others who want to get involved and help in this effort.
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार की। जियो के साथ फेसबुक की बड़ी डील से बाजार को भी बल मिला, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आया, और निफ्टी की तेजी में करीब 100 अंकों का योगदान RIL की तरफ से ही था। और वहीं आज बैंकिंग शेयरों की बात करें, निचले स्तरों से खरीदारी इनमें आई और निफ्टी बैंक जो है करीब 300 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। आज ऑटो और FMCG शेयरों में हमने रौनक देखी है और आज के सेशन का पूरा अपडेट बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुमित, मार्केट्स की हाइलाइट्स क्या रही आज के सेशन में, बताएं सबसे पहले। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है बाजार की तेजी में वो आज आपने बताई ही अभी कि रिलायंस आज एक मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे मार्केट्स में प्ले कर रहा था। 100 अंकों से ज्यादा का योगदान जो है निफ्टी की तेजी में आज रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। अकेले अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही करीब 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप बढ़ते हुए दिखाई पड़ी इस डील के बाद। तो एक तरफा तेजी रिलायंस में और बाजार में भी बनते हुए दिखाई पड़ी और एक अच्छा सेशन था। चाहे मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, पार्टिसिपेट किया FMCG स्पेस ने भी, ऑटो ने भी, बैंकिंग की तरफ से भी, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। FMCG के जितने दिग्गज हैं, एशियन पेंट्स, ITC, HUL जैसे, वो काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे थे। TCS जैसे दूसरे दिग्गज जो हैं वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। तो एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली, जिसको लीड तो रिलायंस कर रहा था, TCS कर रहा था, SBI कर रहा था, लेकिन बाकी सभी शेयरों की तरफ से भी एक अच्छा योगदान आया, स्पेशली ऑटो स्पेस की तरफ से या छोटे छोटे सब सेक्टर की तरफ से। मिसाल तौर पर एजुकेशन स्पेस हो गया या फिर केमिकल पर्टिकुलरली हो गया, जहां पर खरीदारी देखने को मिली। लेकिन एक अच्छा सेशन, जबकि चौतरफा खरीदारी बाजार में रही। इसके अलावा सुमित, ये बताएं कि आज हमने सबसे ज्यादा सेक्टर्स बताया आपने, लेकिन शेयरों में कहां कहां हमने एक्शन देखा? देखिए, सबसे पहला नाम तो जी एंटरटेनमेंट का है। एक जोरदार तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी 20% के आसपास। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक 10% का बड़ा मूव इस शेयर में आता हुआ दिखाई पड़ा। एशियन पेंट्स और M&M भी दो और ऐसे नाम हैं जो कि निफ्टी में एक अच्छी तेजी देकर गए, निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। निफ्टी टॉप लूजर में ONGC का नाम सबसे ऊपर रहा। आज बिकवाली रही, BPCL, वेदांता और हिंडाल्को में भी मेटल स्पेस पूरा प्रेशर में था, जिसको ये दोनों शेयर लीड कर रहे थे, हिंडाल्को और वेदांता। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में अमर राजा बैटरीज, टाटा कंज्यूमर, जहां पे सेकंड हाफ के अंदर कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। मुथूट फाइनेंस और इन्फो एज कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। F&O मिड कैप लूजर्स की पहले बात की जाए तो वहां पर RBL बैंक, TVS मोटर्स, कुछ और ऐसे नाम थे जहां प्रेशर था। और बैंकिंग से ही बैंक ऑफ इंडिया और IGL, जहां पर IGL में कुछ प्रॉफिट टेकिंग और बैंक ऑफ इंडिया में कुछ दबाव देखने को मिला। F&O गेनर्स में जी एंटरटेनमेंट सबसे ऊपर शुमार था, अमर राजा बैटरीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ACC, जो कि नंबर्स के बाद एक अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखाया, जिसने करीब 7% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। F&O लूजर्स में सेंचुरी टेक्सटाइल का नाम सबसे ऊपर था। इसके अलावा इंडिगो, जो कि डे लो के आसपास बंद हुआ। ONGC में भी प्रेशर आज काफी हद तक एक्सटेंड हुआ और RBL बैंक में भी दबाव देखने को मिला। इसके अलावा जो एक मूव FMCG स्पेस में आया, उसमें कोलगेट उसे लीड कर रहा था लगातार दूसरा दिन, जबकि इसमें तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज CNBC आवास में खरीदारी की भी सलाह दी गई थी। और उसके अलावा मैरिको डे हाई के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बैंकिंग में एक्सिस, इंडसइंड, कोटक और फेडरल, कुछ और ऐसे नाम थे जहां पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। और आखिरी में ऑटो स्पेस, जिसमें से अमर राजा बैटरीज, बॉश, एक्साइड और खासतौर से प्रोडक्शन शुरू होने की खबरों के बीच मारुति, एक अच्छी तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक जोरदार सेशन, एक अच्छी तेजी, जिसको पूरी तरह से रिलायंस लीड कर रहा था। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मौजूदा दौर में डॉक्टर, नर्सेज या दूसरे हेल्थ वर्कर पर लगातार हो रहे हमले को देखते हुए सरकार ने आज अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक हमलावर को 7 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन पूरी खबर क्या है, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं सबसे पहले कि आज जो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या फैसले लिए गए? देखिए, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, नर्स हैं या फिर हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ हैं, उन पर कोई अगर हमला करता है तो हमला करने वालों को 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान होगा। अगर हमला थोड़ा सा कम होता है तो यहाँ पे 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान होगा। अगर हमला काफी ज्यादा गंभीर होता है, ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, तो वहां पे 7 साल तक कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, हमलावर अगर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, चाहे उनकी कार हो, उनकी क्लिनिक हो या दूसरी संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है, तो हमलावर से उस संपत्ति का हर्जाना लेना होगा। और वो हर्जाना जो है वो उस संपत्ति के बाजार कीमत के दोगुनों के बराबर का हर्जाना लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कानून बनकर ना रह जाए, इसका भी पुख्ता इंतजाम किया गया और यह कहा गया है कि ऐसे मामले जैसे ही सामने आएंगे उसकी जांच 1 महीने के भीतर भीतर पूरी करनी होगी। जांच पूरी होने के बाद 1 साल के भीतर भीतर इस पर फैसला सुनाना होगा, ताकि 1 साल के भीतर भीतर इस पर अमल हो सके। मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो हेल्थ वर्कर के ऊपर
हमले की घटना हो रही थी उसको रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। ये दरअसल एक अध्यादेश के जरिए सरकार ने इसको तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि हेल्थ वर्कर के लिए एक अच्छी खबर और है कि सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के जिस पैकेज का ऐलान किया था उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है ताकि कोरोना से निपटने में सरकार और ज्यादा मजबूती से सामने आ सके। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा कैबिनेट ने और क्या-क्या फैसले लिए हैं आज? देखिए, आज जो कैबिनेट ने फैसले लिए उसमें दो फैसले हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। पहला फैसला है कि क्या सरकार कोई आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी देने वाली है। तो कल रात से मैं बार बार कह रहा आर्थिक पैकेज को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको मंजूरी मिली है वो है केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी से बढ़ना था, 17% से बढ़कर 21% होना था, उसका भुगतान अप्रैल से होना था। सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल सरकार ने इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी है और हालांकि कैबिनेट की ब्रीफिंग में इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। एक और बड़ा फैसला लिया गया, उसकी भी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसके तहत कंपनी की हालत कमजोर होने पर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, उसकी संपत्ति बेच दी जाती है, उसमें सरकार ने बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। फैसला यह लिया है कि आईबीसी के तहत किसी भी कंपनी को अगले 6 महीने तक दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा। सरकार चाहे तो इस 6 महीने की अवधि में बदलाव भी कर सकती है। इसलिए लिया गया फैसला ताकि कोरोना वायरस की वजह से कंपनियों की हालत वैसे ही खराब हो रही है, तो इस असामान्य परिस्थिति में कोई कंपनी कमजोर हो जाए तो उसको दिवालिया घोषित ना किया जाए। हालांकि इस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। एक महत्वपूर्ण फैसला फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने लिया है। जो पीएनके फर्टिलाइजर है उसके लिए सब्सिडी की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया है और एक साल में कम से कम 22,000 करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त मैं आज तमाम फैसलों की बात, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान आप स्कूल की किताबें खरीद सकते हैं और इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक की क्या डिटेल्स है आपके पास? लॉकडाउन में किस तरह की ये नई ढील देने की बात सामने आ रही है? देखिए, दरअसल ये आम लोगों के लिए काफी राहत की बात है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार स्कूल खुल गए थे, स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी बच्चों के, लेकिन समस्या ये आ रही है स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी, तो ये बड़ी राहत की बात है स्कूली बच्चों के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो ये है कि इसमें खासतौर से इलेक्ट्रिक फैंस, चूंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, कई लोग पंखे खरीदना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानें भी खुली रहेंगी लॉकडाउन के दौरान। सरकार हालांकि इलेक्ट्रिक फैन वैसे किसी एक दुकान में सिर्फ फैन तो बिकता है नहीं, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक सेक्टर पर कारोबार करने वाली लॉजिस्टिक का माल चूंकि वहां अटका पड़ा हुआ, तो सरकार ने 12 पोर्ट हैं, वो पोर्ट ऐसे लोग करेगी, इस सब पर पाबंदी लगा दी गई है। के बाद सबसे ज्यादा है इधर दिल्ली में भी ये 2100 के आस हुए हैं, लेकिन तमाम डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपाली के पास जाएंगे। दीपाली, ये बताएं कि पूरे राज्य में, यहाँ पर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फिलहाल कोरोना मरीजों की तादाद कितनी बड़ी है? देखिए कविता, जिस तरह से आपने बताया कि अगर अभी की बात करें, जो लेटेस्ट डेटा है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसके मुताबिक 20,000 से पार कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या जा चुकी है। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो इनकी संख्या भी करीब 1600 के पास, माफ कीजिएगा 16,000 के पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना से अब तक 650 लोगों की मौत हो गई है। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल जो रिकवरी रेट है वो 19.36% है, जिसमें दिनों दिन इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार महाराष्ट्र से बता रहे हैं कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। यहां पर जो आंकड़ा है वो 5200 से पार जा चुका है। वहीं गुजरात दूसरे नंबर पर। हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब इस बीच गुजरात में हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में काफी ज्यादा इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर जो कुल पॉजिटिव संख्या है वो 2156 की है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मौत राजधानी दिल्ली में नहीं हुई है। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी कि पत्रकारों का कोविड-19 टेस्ट की शुरुआत आज राजधानी दिल्ली में हो गई है। उत्तर प्रदेश ने भी ऐलान किया है, वो भी पत्रकारों का कोविड-19 टेस्ट कराएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां पर एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है जहां पर सिर्फ जर्नलिस्ट जाकर अपना कोविड-19 का टेस्ट करा सकते हैं। एक अपडेट मैं आपको
आपको हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्वे कराया जाएगा। लोगों के मोबाइल नंबर पर 1921 नंबर से कॉल कर ये पूछा जाएगा कि क्या उन्हें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए या उनको किस तरह से महसूस हो रहा है, लक्षण क्या होते हैं, उनके घर में कितने लोग हैं। तो ये तमाम जानकारी सरकार सर्वे के जरिए हासिल करेगी। सर्वे का मकसद ये है कि कोरोना को लेकर अभी जितनी भी शंकाएं हैं, जो डर है, उसे दूर किया जाए और लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही साथ इसके अलावा हमने देखा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक कोविड इंडिया सेवा नाम से ट्विटर हैंडल की भी शुरुआत की गई है। यहां पर सभी एक्सपर्ट लोगों के सवालों के जवाब देंगे। अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी पूछताछ कोई आम जनता चाहती है पूछना, तो वो इस हैंडल के जरिए ये तमाम जानकारी हासिल कर सकती है। एक और अपडेट मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि आज कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं हेल्थ वर्कर्स को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। डॉक्टर्स की तरफ से लगातार इस तरह की शिकायत आ रही थी कि उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो भी उनको कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है वो उनको नहीं मुहैया कराए जा रहे। इसको लेते उन्होंने कहीं ना कहीं एक सांकेतिक हड़ताल की भी बात सामने रखी थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बातचीत करके उन्हें पूरा आश्वासन दिया गया है कि जितनी भी जरूरी कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। और हमने देखा कि जिस तरह से कैबिनेट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हीं हेल्थ वर्कर्स के लिहाज से काफी अहम फैसले भी लिए गए। दीपाली, समय कम है, लेकिन शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए। इसी के साथ हमें इस पेशकश में फिलहाल रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें। वोडाफोन आइडिया को वोडाफोन ग्रुप से बड़ी राहत यहां पर मिली है। दरअसल वोडाफोन ग्रुप ने वोडाफोन आइडिया को वक्त से पहले ही 1536 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इससे कंपनी अपनी लिक्विडिटी और ऑपरेशन मैनेज कर सकती है। पहले ये रकम डील के मुताबिक इस साल सितंबर में मिलनी थी। लॉकडाउन बढ़ने की वजह से लोगों में कोरोना को लेकर जितना डर है उससे कहीं ज्यादा तनाव है भविष्य की आशंकाओं को लेकर। लोकल सर्कल के एक सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोगों को अगले 12 महीनों में कमाई घटने की आशंका है, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से नौकरी, आमदनी और अपने आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ रहा है। सर्वे में 31% लोगों को नौकरी, आय और आर्थिक हालात को लेकर तनाव है। नकारात्मक खबरों से 26% लोगों में तनाव बढ़ा है। घर में जरूरी सामान की आपूर्ति को लेकर 11% लोग चिंतित हैं और सर्वे में लोगों को अगले साल अपनी कमाई घटने की आशंका भी है। लॉकडाउन पार्ट 2 में 87% लोगों को कम आय की आशंका है। कोरोना संकट के दौरान लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया है कि साइबर फ्रॉड के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकार अब एक साइबर टास्क फोर्स बनाने जा रही है जो साइबर फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगी। क्या है पूरी खबर, अपडेट लेते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, साइबर टास्क फोर्स का काम क्या होगा, बताएं। पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो करीबन 50,000 ऐसी वेबसाइट जो है वो सामने आई हैं जो कि कोरोना के बारे में जानकारी जो दे रहे हैं। ज्यादातर वेबसाइट्स जो है वो उसमें फर्जी हैं, जो आपके पैसे को लेकर के गायब जो है हो सकती हैं। इसके अलावा एनजीओ की कई ऐसी वेबसाइट जो आई हैं जो कि डोनेशन जो है वो मांग रही है, फर्जी वेबसाइट्स हैं जिसके जरिए जो उपभोक्ता के पैसे जो है वो गायब जो है लगातार हो रहे हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि एक मामला जो है वो सामने आया था जिसमें कि पीएम की केयर्स जो जिन्होंने एक फंड शुरुआत की है, तो उसकी भी फर्जी आईडी जो है वो बना ली गई थी। हालांकि पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन जो ले लिया। इसी तरह के तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। एक लोगों की फेसबुक आईडी से उनकी फोटो चोरी करके उनकी आईडी जो है दूसरी बना करके लोगों से पैसे जो है वो मांगे जा रहे हैं। वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसा जो है वो दीजिए। तो इस तरह के कई सारे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो है सहारा ले रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो करेंसी को हाथ जो है वो ना लगाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन का सहारा ले, तो वहां भी उनसे कई तरह के फ्रॉड जो है वहां पर उनके सामने आ रहे हैं। तो इन सब फ्रॉड्स को देखते हुए जो सरकार है वो एक नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने की तैयारी जो है कर रही है। इस टास्क फोर्स के जरिए सब पहले तो सबकी निगरानी जो है वो रखी जाएगी कि जो फर्जी वेबसाइट्स आ रही है उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा, उन वेबसाइट्स को जो हटाया जाएगा। जो फर्जी आईडीज जो क्रिएट की जा रही है
उनको जो है दूर किया जाएगा, उनको डिसेबल जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो लोगों हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा कि आप बिना किसी के, अगर कोई कहता है आपको अगर पैसे भेजिए तो आप उसको बिना वेरिफिकेशन के पैसे जो है वो ना भेजिए। तो इस तरह की कुछ सावधानियां जो बरतिए। ये नेशनल टास्क फोर्स जो बनने की तैयारी जो पूरी हो चुकी है, जल्दी इसकी घोषणा जो है वो की जा सकती है। ये टास्क फोर्स जो है जितने भी साइबर क्राइम्स इसके आगे आएंगे उनको दूर जो है वो करेंगे। शुक्रिया आसिम तमाम डिटेल्स के लिए। आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इंसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डेटा उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर आप लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। याद रहें, ये ऑफर 21 अप्रैल से 7 मई 2020 तक के लिए ही है।